Yes, everybody. Yesterday we did null vector and unit vector. Now write down free vector and localized vector. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. What is a free vector? What is a localized vector? Please write down. If any vector can be shifted in a space, if any vector can be shifted in a space, keeping its magnitude and direction same, keeping its magnitude and direction same, giving same physical effect, giving same physical effect, then it is a free vector. Then it is a free vector. अगले पॉइंट में लिखिए, if physical effect becomes different, if physical effects become different, then it is a localized vector. Then it is a localized vector. थोड़ा इस चीज को समझाता हूं. ये आपके सामने एक वेक्टर है ए बी, सही है, और ये दूसरा वेक्टर है सी डी. कोई मेरे को कहता है कि भाई इस वेक्टर का ए बी का सी डी के साथ एंगल निकालो. ये इनिशियल पॉइंट है और ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है. मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर यही है, लेंथ ऑफ वेक्टर यही है, तो आप इन दोनों के बीच का एंगल नहीं निकाल सकते. बट इफ इट इज अ फ्री वेक्टर, आई कैन शिफ्ट एनी वेक्टर इन द स्पेस कीपिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम. मतलब अगर मैं किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दूं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, वेक्टर में कोई फर्क नहीं आता. ये बात याद रखना. इसका मतलब अगर इसी चीज को, मुझे इसमें ना आता नहीं है वो, इसको ऐसे पैरेलली शिफ्ट करना, बट अगर इसी चीज को मैं सिलेक्ट करके इधर ले आऊं इसके पास, तो ये कुछ इधर आ जाए ए बी वेक्टर, सही है, और इसको और ऊपर ले आऊं, मतलब इसको नीचे ले आऊं, इसको ऊपर ले आऊं, पैरेलली, इसको पैरेलली इधर और मूव कर दूं और इसको नीचे ले आऊं, तो एक पॉइंट आएगा जहां ए और सी कोइंसाइड कर जाएंगे. कोइंसाइड करने के बाद ये बना हमारा ए डी वेक्टर. ए और सी सेम ही पॉइंट बन गया. कहानी समझ में आई? तो क्या ये दोनों एरो आउटवर्ड्स हैं? जब दोनों एरो आउटवर्ड्स हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकता हूं. इसीलिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं कि अगर ये एक प्लेन है, जो मैं कल बात कर रहा था कि यूनिट वेक्टर एक प्लेन के ऊपर कितने होते हैं, 2 कहा था, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे. अगर मैं अपने हाथ को प्लेन करूं, मेरे लिए समझाना इजी होगा, ये मेरा हाथ एक प्लेन है, एक वेक्टर ऊपर और एक वेक्टर नीचे, तो यही 2 हैं. कोई बच्चा कहता है नहीं सर, ये देखो एक और, ठीक है, ये इस प्लेन पे एक और वेक्टर, ठीक है, बट जब ये सारे यूनिट वेक्टर थे, परपेंडिकुलर थे, मतलब ये आपस में क्या थे, पैरेलल थे. जब ये पैरेलल थे सेम प्लेन के ऊपर, तो सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई, सेम. अब इसी चीज को ऐसे समझाता हूं. ये कोई एक प्लेन है, ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर एक वेक्टर बनाया जो इसके परपेंडिकुलर है. एक कॉपी के ऊपर मैंने क्या किया, एक वेक्टर ऐसे खड़ा कर दिया, फिर दूसरा खड़ा कर दिया, फिर तीसरा खड़ा कर दिया, सारे परपेंडिकुलर हैं. तो जब सारे परपेंडिकुलर हैं, अगर ऐसे बहुत सारे प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर्स बहुत सारे परपेंडिकुलर हैं, तो मैं एक प्लेन पे इनफाइनाइट बना सकता हूं, यस और नो? अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है, मैं ऐसे अगली बात करूं, ये ट्राइपॉड आपके सामने पड़ा है, इसी कमरे में 100 ट्राइपॉड खड़ा कर दूं, सारे जमीन के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो ये सारे यूनिट, अगर यूनिट वेक्टर बोलूं तो आपस में सारे ट्राइपॉड पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए? कहानी समझ में आई? तो इन सब का फिजिकल इंपैक्ट क्या होगा? सेम होगा,
क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी अपवर्ड। मैंने सबको यूनिट वेक्टर बोला है, इसका मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी सबका 1 है, तो इसका मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई, सेम। तो ये सारे वेक्टर एक ही वेक्टर में मर्ज कर जाएंगे, ये सारे वेक्टर एक ही वेक्टर में मर्ज कर जाएंगे और वो कहलाएगा अपने आप में यूनिट वेक्टर। इसीलिए बोला जाता है एक यूनिट वेक्टर ऊपर और एक यूनिट वेक्टर इसके नीचे। कहानी पकड़, एक ऊपर और एक नीचे। कल वाला पॉइंट अब ज्यादा क्लियर होगा कि भाई जितने मर्जी वेक्टर्स हैं, अगर उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम कब होती है, जब उनका एंगल सेम हो। सारे 90 डिग्री बना रहे हैं यार प्लेन के साथ। कहानी पकड़ में आई क्या, इसका मतलब मैं इसको कहीं भी शिफ्ट कर दूं, इसको कहीं भी ले जाऊं, तो दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। और जो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल दें, चेंज कर दें, तो वो बन जाएंगे कौन से वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर्स। इज दैट क्लियर? वो क्या बन जाएंगे, लोकलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल फ्री फोर्स, फोर्स अकेले धक्का लगाना और कितने पावर से लगाना वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है, किस डायरेक्शन में वो ऑल्सो रोल प्ले करती है। एक क्रिकेटर शॉट मारता है, एक ने मारा, हवा उधर की, बॉल कैरी कर गई, फोर्स तो उतनी थी बट लेंथ में फर्क आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई उसकी। और एक अगेंस्ट द विंड खेल रहा है तो वो प्ले डिफरेंटली हो जाती है। तो देयर आर सर्टन थिंग्स इन द नेचर और द साइंस और द स्टेट ऑफ मैटर जहां ये चीजें प्ले करती हैं। बट वेक्टर्स चैप्टर में हमारी एक assumption होती है, वी ओनली डील विद फ्री वेक्टर्स, वी ओनली डील विद फ्री वेक्टर्स। एक लाइन और लिखिए, ये जरूर बना लेना फिगर, एक लाइन और लिखिए प्लीज। वी से to any plane, we say to any plane there are two unit vectors, one up and one down. There are two unit vectors, one up and one down, but not infinite. तो मैं पहले ही ये मिथ खत्म कर दूं जो बच्चों के मन में आता है, सर एक प्लेन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो इनफाइनाइट वेक्टर होंगे। नहीं, वेक्टर दो ही होंगे, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। because all parallel planes have same physical effect. All parallel planes have same physical effect. Is this point clear? सारे प्लेन्स का इफेक्ट जो होगा सेम होगा। गॉट इट? करिए नोट। नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर। प्लीज राइट डाउन। यहां से टेक्निकली हम क्वेश्चंस करने के लायक हो जाएंगे इस टॉपिक के बाद। पोजीशन वेक्टर, प्लीज राइट डाउन। पोजीशन वेक्टर के अंदर सबसे पहले लिखो बेस वेक्टर। बेस वेक्टर if a vector is equal to a1 I cap, a2 j cap and a3 k cap, or b vector is equal to b1 I cap, b2 j cap and b3 k cap, then I, j and k cap are base vectors. इन्हें क्या कहा जाएगा? बेस वेक्टर्स। देन दीज आर कॉल्ड बेस वेक्टर्स। कारण सुनिएगा, कोई आपने 3D ज्योमेट्री पढ़ी थी? 3D ज्योमेट्री में अगर कोई पॉइंट लिखा है 2, 3, 5, तो इसका मतलब क्या था कि x एक्सिस के अगेंस्ट उसकी पोजीशन 2 यूनिट्स, y के 3 और z के 5 यूनिट्स। अब इसी चीज को आज हम कैसे बोल रहे हैं? 2i कैप, 3j कैप एंड 5k कैप, क्योंकि i इज कनेक्टेड विद x एक्सिस, j इज कनेक्टेड विद y एक्सिस एंड k इज कनेक्टेड विद z एक्सिस। कहानी पकड़ में आ रही है? प्रॉपर 3D से रिलेटेड है चैप्टर। आगे अगला पॉइंट लिखो इसके अंदर। इफ बेस वेक्टर के अंदर एक पॉइंट और लिखो। इफ कोई p वेक्टर है से टू l कैप
3m cap and 4n cap, then L, M and N are base vectors. Then L, M, N are base vectors. क्या ये बात समझ आई सबको? ठीक है जी। अब आ जाओ इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर, पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर, पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर with respect to origin is represented by its position vector। नहीं, ये पोजीशन वेक्टर के अंदर आ गया। मैंने उसको पूरा एक पार्ट में ही खत्म कर दिया, पोजीशन वेक्टर के अंदर ही। इज रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन वेक्टर। कहता है कि किसी भी वेक्टर की जो पोजीशन है वो उसका पोजीशन वेक्टर ही डिफाइन कर रहा है। वो ये क्या कहना चाह रहा है वो समझिएगा। मैं कहता हूं कि 3D स्पेस में एक वेक्टर है ए बी, सही है। ए के कोऑर्डिनेट्स है सपोज 2 3 1। या चलो अभी कोऑर्डिनेट्स पे भी बात नहीं करता हूं। ए वेक्टर है, मुझे ए बी वेक्टर निकालना है और मुझे ए बी की पोजीशन देगा उसके पोजीशन वेक्टर्स। अब वो कैसे देगा, ध्यान से समझना। क्या ये वेक्टर, ये पॉइंट ओ है तो ये ओ ए वेक्टर कहलाएगा? क्या ये बात समझ आई? और आपको ये भी बात शुरू में सिखा दी गई थी कि ये अकेला ए वेक्टर भी कहलाता है। ये अकेला ए वेक्टर भी कहलाता है, यस और नो, वेन एवर इट द पोजिशन इज फ्रॉम ओरिजिन। तो जल्दी से बताओ ये क्या कहलाएगा? पी वेक्टर कहलाएगा। कहानी समझो जो मैं बोलना चाह रहा हूं। अब क्या ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं? ट्राइंगल ऑफ एडिशन क्या कहता था? व्हेन द टू एरोज आर फॉलोइंग ईच अदर देयर सम इज इक्वल टू द थर्ड वेक्टर विच इज नॉट बीइंग फॉलोड अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब मैं लिख सकता था ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। इसका मतलब ए बी वेक्टर मेरे पास क्या आया? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहां से हमने एक रिजल्ट सीखा कि अगर कल को कोई मेरे को कहे पी क्यू वेक्टर तो आप लिख सकते हो क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। और यहां से सीखने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 1 और कोई बी वेक्टर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 7 4 6, तो अगर कोई कहे ए बी वेक्टर निकालो तो वो बनेगा 7 - 2 आई कैप प्लस 4 - 3 जे कैप प्लस 6 - 1। एक्चुअली मैंने किया क्या? बी माइनस ए, एक्स को एक्स की जगह, वाई को वाई की जगह और जेड को। इसका मतलब ए बी वेक्टर क्या निकला मेरे पास? 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। और मैं बहुत ज्यादा इस चैप्टर में यूज करूंगा 3D की टर्मिनोलॉजी। वेक्टर्स की टर्मिनोलॉजी ये है, 3D में ए बी वेक्टर अगर लिखना हो तो मैं लिखूंगा 5 1 एंड 5, खत्म। बेस्ट वे, टाइम सेवर। जितनी प्रैक्टिस करनी है ऐसे करो, पेपर में करना है ऐसे करो। कहानी समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? गॉट इट? जल्दी नोट करिए प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्लीज, थर्ड पॉइंट इसके अंदर। इफ ए वेक्टर, इसको देखो ए भी लिख रहा हूं और ओ ए वेक्टर भी लिख रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैंने अभी पिछली फिगर में बताया था। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई कैप, A2 जे कैप एंड A3 के कैप,
और जिसको मैं शायद ऐसे भी लिख सकता हूं A1 A2 A3। क्या बात समझ आई? और B वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर इज इक्वल टू B1 I कैप B2 J कैप एंड B3 K कैप, जिसे मैं कैसे लिख सकता हूं B1 B2 एंड B3। ठीक है, देन AB वेक्टर, अब ये भी सीखा क्या होगा, AB वेक्टर विल बी इक्वल टू B माइनस ए। सही है, B माइनस ए। अब B माइनस ए का मतलब B1 माइनस A1 I कैप B2 माइनस A2 J कैप एंड B3 माइनस A3 K कैप। तो ये मेरा बना AB वेक्टर। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलिए। और अगर कोई पूछे AB का मैग्नीट्यूड क्या है, अगर कोई पूछे AB का मैग्नीट्यूड क्या है, तो AB का मैग्नीट्यूड होगा इसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर सम। स्क्वायर सम कर दिया और सारे का अंडर रूट। अब ये आप कहोगे क्या है? अब मैं आपके सामने रखूंगा दो छोटे छोटे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, उससे ये पिक्चर क्लियर होगी। सुनना, मेरा पहला क्वेश्चन है, वो कहता है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर द रूट। सही है, 3 का स्क्वायर 9, 4 एंड 25। ठीक है जी, तो ये क्या बना रूट 38। सही है, पर इसी चीज को वो जो मैंने ये सब लिखा है वो ऐसे भी कह सकता था, इफ ए वेक्टर इज गिवन बाय 3i कैप 2j कैप एंड 5k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू गिवन बाय 4i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप, फाइंड AB वेक्टर एंड AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब AB वेक्टर बताओ क्या बनता है इस क्वेश्चन में? 4 माइनस 3 अकेला i कैप, 7 माइनस 2 5j कैप एंड माइनस 3 माइनस 5। क्या इसमें किसी को डाउट? बोलो। और अगर वो इसी का मैग्नीट्यूड मांगता तो कुछ नहीं करना, इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर सम करो। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, सारे का रूट। तो ये बना 65 एंड 20 रूट 80, नहीं रूट 90। और ये लिख सकते हो आप 3 रूट 10। इज दैट ओके? मैं इन चीज़ों को लिखवा भी रहा हूँ, बट क्योंकि ये चैप्टर अभी इवॉल्व हो रहा है, मैंने पहले बोला है पोजीशन वेक्टर से आप चैप्टर के उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे व्हेन यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। करिए नोट प्लीज। यस स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। रक्षित फोकस। अगर कोई मेरा ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, if some vector is like this 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, ठीक है, then and उसके अंदर ij और k क्या है? ij k क्या है? बेस वेक्टर्स। ठीक है, then we can never represent, please write down, then we can never represent 2i cap is equal to माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। हम ये कभी नहीं तोड़ सकते उसके बेस वेक्टर्स को, क्योंकि वेक्टर तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस को लेके बनता है। मेन वेक्टर, कोई भी मेन वेक्टर जो बनेगा वो i की पोजीशन, j की पोजीशन, k की पोजीशन को लेके बनेगा। क्योंकि अगर आप ये कहते हो ये हो सकता है, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो ए वेक्टर किसके बराबर है? 0 वेक्टर के, 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो क्या बन रहा है, 4 प्लस 9 प्लस 16, तो रूट 29। तो दैट मीन्स हमारी ये चीज क्या हो गई? फॉल्स होगी कि नहीं होगी? इज दैट ओके?
क्या ये पॉइंट समझ आया? तो हम कभी भी बेस वेक्टर को तोड़ नहीं सकते, पूरे वेक्टर को स्प्लिट नहीं कर सकते, इस बात को याद रखो। हाँ जी, इज दैट क्लियर? बट अगर कोई कहे इफ a1 i कैप इज प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप इज इक्वल टू कोई कहे b1 i कैप b2 j कैप एंड b3 k कैप, तो आप ये कह सकते हो a वेक्टर किसके बराबर है? b वेक्टर के। और अगर ये हैं तो इनके जो रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। वो आपस में क्या होंगे? इक्वल। मैं आऊंगा इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन में, ये चीज भी बताऊंगा। इफ टू वेक्टर, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर था, जैसे मैट्रिसेस था, मैट्रिसेस में क्या, अगर दो इक्वल हैं तो उनके रिस्पेक्टिव कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल होंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या था कि रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। और याद रखो, रियल पार्ट होता था एक्स एक्सिस और इमेजिनरी पार्ट होता था वाई एक्सिस आर्गेंट प्लेन पे। तो ये तीन एक्सिस ही तो हैं। कहानी पकड़ में आ रही है? तो मैं आऊंगा इक्वल वेक्टर्स पे भी। इज दैट ओके? प्लीज नोट डाउन। यस एवरीबडी, माय नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स इज को इनिशियल वेक्टर्स। ये मैं आगे आपको बता चुका हूं एक बारी। को इनिशियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। प्लीज राइट डाउन, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल इफ दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट। तभी उनके बीच में एंगल निकलेगा। याद है जब एंगल का कॉन्सेप्ट समझा था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तब ये बात की थी। तो अगर कोई दो वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, जैसे कि इस फिगर में एक ए बी वेक्टर है और एक ए सी वेक्टर है, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट ए है, तो वी कैन से दैट दीज टू आर को इनिशियल वेक्टर्स। These two are co-initial vectors. Understood? सही है। इसके अंदर एक पॉइंट और लिख लो co-initial vectors के अंदर। Two co-initial vectors. Two co-initial vectors always lie in a same plane. Two co-initial vectors always lie in a same plane. ठीक है जी? चलो जी, कम डाउन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स के अंदर दो तरह के वेक्टर्स होते हैं बेटा। एक वेक्टर को बोला जाता है लाइक वेक्टर्स और एक को बोला जाता है अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है जी, लाइक के अंदर लिखो if both vectors have the same direction, if both vectors have the same direction, then these are like vectors, then these are like vectors. And if both vectors have opposite direction but parallel, parallel तो होंगे ही होंगे, दोनों parallel हैं, ठीक है, दोनों ही parallel हैं, ठीक है, then these are unlike vectors. If both are parallel but the direction is opposite, then those are unlike vectors. ठीक है जी, अगला पॉइंट लिखो इसके अंदर, अगला पॉइंट लिखो इसके अंदर जरा। If A and B are parallel vectors, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। If A and B are parallel vectors, then A is equal to lambda times B. Then A vector is equal to lambda times B. एग्जाम्पल के तौर पे A वेक्टर को मैं ले लेता हूं A1 I कैप, A2 J कैप एंड A3 K कैप, और बी वेक्टर को ले लेता हूं बेटा B1 I कैप, B2 J कैप एंड B3 K कैप। तो यहां से मैं लिख सकता था A1 A2 A3 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B1 B2 एंड B3। यस और नो? तो अब यहां से नोटिस करिए
A1 इज इक्वल टू लैम्डा B1 हो गया, दो अभी अभी समझाया, टू इक्वल वेक्टर्स कि उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 ओवर B1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू A2 ओवर B2 एंड लैम्डा इज इक्वल टू A3 ओवर B3। ठीक है जी, इज दैट ओके? इसके अंदर थर्ड पॉइंट लिखिए, इसी के अंदर पैरेलल वेक्टर्स के अंदर थर्ड पॉइंट लिखिए, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो को पॉजिटिव बोल रहा हूं, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो देन लाइक वेक्टर्स, उनकी डायरेक्शन सेम है। अगला, इफ लैम्डा इज लेस देन जीरो देन अनलाइक वेक्टर्स। देन अनलाइक वेक्टर्स। अंडरस्टूड? बोलिए, श्योर करिए नोट।